हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा, पीजीटी केमिस्ट्री। मैं आज आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, इसे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी टॉपिक ऐसे आने वाले हैं जो आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। बोर मॉडल पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स वहाँ भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में यहाँ पे ये 11th में भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, डेफिनेशन मैंने मेंटेन की है, लेकिन मैं उसे वन बाई वन सारा एक्सप्लेन करूँगा। अभी पहले मैं आपके लिए डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमेना ऑफ इंजेक्शन of electron from the metal surface when light of suitable frequency strike the metal, electron ejected are called photoelectrons। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी ये डेफिनेशन के बेसिस पे काफ़ी क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि आखिरकार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या चीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? 1887 की बात करता हूँ, एच हर्ट्ज। ठीक है, एच हर्ट्ज की बात करता हूँ। 1887 में एच हर्ट्ज ने कुछ स्टडी किए मेटल्स। कौन से मेटल स्टडी किए? उन्होंने एक सोडियम मेटल लिया, एक पोटेशियम मेटल लिया, एक आपका सीजियम लिया। इन मेटल्स पर उन्होंने कुछ लाइट इंजेक्ट की, कुछ लाइट ईएमआर की जो लाइट थी वो लाइट इंजेक्ट की इनके ऊपर। और इन मेटल के ऊपर जब ईएमआर इंजेक्ट किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होने लगे? इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होना स्टार्ट होने लग जाते हैं इन मेटल्स के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेट होना, इलेक्ट्रॉन का निकलकर जाना मेटल की सरफेस से, इसी को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे बनाएंगे। हमने ईएमआर को भेजा है, ईएमआर लाइट रेडिएशन हमने किया है ईएमआर का। ईएमआर हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। अलग अलग रेंज के हिसाब से ईएमआर होते हैं, आपके फोटॉन्स होते हैं वो एक तरीके से। अभी बात करेंगे फोटॉन्स की। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपने सोडियम, पोटेशियम और सीजियम को ही क्यों चुना? पीरियडिक टेबल के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स होते हैं, आपने वहां से कोई एलिमेंट क्यों नहीं लिया सर? ऐसा आपको क्या खासियत दिखाई देती है? हाँ, मुझे कुछ खासियत दिखाई देती है। देखिए, ये सारी चीजें आपको क्लास 11th के पीरियडिक टेबल के अंदर पढ़ाया जाता है, पीरियडिक टेबल एंड प्रॉपर्टी के अंदर, है ना। वहां पे पढ़ाया जाता है आपको एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, जिसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, आयोनाइजेशन गेन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो एक ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, पर अभी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको अपने इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और जो एनर्जी खर्च करते हो वही आपकी आईपी होती है, वही आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। मतलब किसी भी एटम के शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड करते हो वो आपकी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या आप उसे कह सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का खेल है। मतलब मैं आपको बताऊं कि देखिए, जिन एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी, जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी, बहुत छोटी होगी, लेस एनर्जी होगी, है ना, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। फिर देखिएगा ध्यान से, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी वो सेल से आउट इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। लेकिन जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लार्ज होगी, वो आउटर मोस्ट शेल की सेल से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं रिलीज करेंगे। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इसी फिनोमेना पे काम करता है कि आपने ईएमआर या किसी लाइट का रेडिएशन किया किसी मेटल की सरफेस से, और आपके इलेक्ट्रॉन निकलकर चले जाएं, है ना। और इलेक्ट्रॉन आसानी से मेटल की सरफेस को कब छोड़कर जाएंगे, मतलब मेटल की शेल से कब निकलकर जाएंगे? जब उनकी आईपी की वैल्यू बहुत छोटी होगी, मतलब उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत छोटी होगी, वही आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं अपनी आउटरमोस्ट शेल से। जिनके लिए ये वैल्यू ज़्यादा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। बस, तो अब हमारी चीज़ें क्लियर हो गई। फाइनली सर ने सोडियम, पोटेशियम, सीजियम का ही सिलेक्शन क्यों किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए? क्योंकि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिलेक्शन कराने के लिए मैंने इनको इसलिए चुना क्योंकि इनका
आईपी बहुत छोटा है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत छोटी है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे अपनी आउटरमोस्ट शेल से। समझ में आ गया होगा? पॉज करके नोट करें, थोड़ा सा ये समझिएगा कि भाई सोडियम पोटेशियम सीजियम का ही सिलेक्शन क्यों है। मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ये आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हुआ करते हैं, ये आपके फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल हुआ करते हैं, जो आपने सुने होंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब सुने होंगे आप लोगों ने कि ये सब आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हुआ करते हैं। तो इन्हीं को क्यों सिलेक्शन किया गया, तो वो चीजें क्लियर हो चुकी है कि सर इनके पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम लेते हैं, सॉरी सोडियम भी नहीं लेते हैं, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये लेते हैं। तो इन्हीं को क्यों लेते हैं, क्योंकि इनकी आईपी छोटी होती है, ठीक है, इनकी आईपी क्या होती है मेरे बच्चे, छोटी होती है, ये चीज क्लियर हो गई आपको मेरी, ठीक है, इनकी आईपी छोटी होती है। तो पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम है ना, इनका आईपी बहुत छोटा है, इसलिए ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे पास एक है आपका एल्युमिनियम, एक है मेरे पास आपका पोटेशियम, एक है मेरे पास मैग्नीशियम और एक है मेरे पास क्लोरीन, कुछ भी है, आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, पोटेशियम करेगा क्योंकि इसका आईपी बहुत छोटा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि भाई पोटेशियम शो करेगा क्योंकि इसका आईपी का डाटा जो होगा बहुत छोटा होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक है। चलिए फाइनली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं, मान लो कि ये आपकी कोई पोटेशियम की सरफेस है, पोटेशियम मेटल है, ठीक है, यहां पे पोटेशियम मेटल रहता है आपका, ओके, ठीक है, ये पोटेशियम मेटल, आपने इस पोटेशियम मेटल पर एक ईएमआर इंजेक्ट किया, मतलब एक लाइट रेडिएट करी इसकी सरफेस पर। लाइट जो होती है आपकी ईएमआर जो होती है वो उसकी खुद की एक एनर्जी होती है, फोटॉन्स की फॉर्म में आते हैं। ये चीज हालांकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्वांटम प्लांक क्वांटम रेडिएशन थ्योरी को समझने के साथ भी एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन मैंने वो आगे वाली चीज पहले जोड़ दी कि मैंने ईएमआर को बोल दिया कि ये फोटॉन्स है, मैंने ईएमआर को कॉल कर दिया आपके लिए कि ये तो फोटॉन्स है, फोटॉन्स की फॉर्म में ईएमआर आ रही है, लाइट जो आ रही है, ठीक है। तो जो लाइट आ रही है आपकी मेटल की सरफेस से वो आपको इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकलते हैं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ओके, इस तरीके से, ओके। और जो ईएमआर का लाइट आ रहा है, दिस इज द लाइट, जो लाइट आ रहा है, अभी लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शनलिटी आई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई कि भाई क्या आया कि जितनी ज़्यादा आप लाइट इंजेक्ट करेंगे, है ना, जितनी ज़्यादा आप लाइट इंजेक्ट करेंगे उतनी ही, जितनी लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की माइग्रेट करने की प्रोबेबिलिटी होगी। एक ये चीज़ निकल कर आएगी भाई, जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ही मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, एक ये चीज़ निकल कर आई, ठीक है ना। फिर एक चीज़ ये भी निकल कर आएगी, इनके लिए कोई टाइम इंटरवल नहीं होता, मतलब टाइम इंटरवल मतलब कि इसके लिए कोई टाइम इंटरवल नहीं होता कि लाइट मेटल की सरफेस पर इंजेक्ट हुई काइनेटिक एनर्जी उस टाइम इंटरवल पर निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, इनके लिए कोई टाइम इंटरवल नहीं चाहिए। जैसे जैसे ईएमआर, जैसे जैसे मेटल की सरफेस पे ईएमआर इंजेक्ट होगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कोई टाइम इंटरवल नहीं चाहिए, ठीक है। एक चीज और बताई गई थी कि आपके मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, हमको एक मिनिमम से मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट नहीं होगा, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाला जा सकता, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, उसके कंपेयर में आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी छोटी होती है। ये भी एक चीज़ थोड़ी सी समझने लायक है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, बिना, जब तक एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की नहीं होगी उससे नीचे तो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट ही नहीं होगा,
और उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो आपकी एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से छोटी वैल्यू होती है हमेशा। क्लियर हो गया? चीज़ समझ में आती है। तो बात ये आई निकल कर कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होगा, उतनी ही जल्दी आपका इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा। ये चीज़ क्लियर होकर आई हमारे पास कि जितना ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी से भी उसका कोई रिलेशन होता है। इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर पाता है। एच हर्ट्ज नहीं बता पाते कि भाई वो उससे किस तरीके से को रिलेटेड रहता है, एनर्जी से कैसे उसका रिलेशंस रहता है। इस चीज़ को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। आइंस्टीन ने बताया कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी आती है, फोटो क्वांटम रेडिएशन थ्योरी आ गई, उसके बाद प्लांक की थ्योरी आ गई, क्वांटम रेडिएशन थ्योरी आ गई। तो प्लांक ने एक बात कही कि जब तक आप जिस फ्रीक्वेंसी का या जिस फोटॉन्स को, लाइट एग्जैक्टली आपके फोटॉन्स है, एचबी की फॉर्म में आती है, ईएमआर जो होती है वो हीट एचबी की फॉर्म में आती है, फोटॉन्स की फॉर्म में आती है, बंडल्स पैकेट्स की फॉर्म में आती है। तो जो वो आपके बंडल्स और पैकेट्स है ना, उनकी जो एनर्जी है, अगर जो एटम के अंदर न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन है, फोटोन का अट्रैक्शन उनसे ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहले क्लियर कर लीजिएगा, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, पहले आप इसे नोट करें, फिर मैं भी बात करता हूं। तो फाइनली मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं वापस आपकी सारी चीज़ें फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बात हो गई कि कोई टाइम इंटरवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। फिर समझिएगा, फाइनली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये चीज़ ऑब्जर्व की गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कि जितनी ज़्यादा आपकी लाइट की इंटेंसिटी होगी, मैं दोबारा बोल देता हूँ, जितनी ज़्यादा आपकी लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ही आपके इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालने की आपकी प्रोबेबिलिटी होगी मेटल की सरफेस से। लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज़ को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता। इस चीज़ को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करता कि लाइट की इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंड करती है, नहीं, उसको नहीं पता, वो नहीं जानता इस चीज़ को। लेकिन उसके बाद प्लांक क्वांटम रेडिएशन थ्योरी आई। प्लांक क्वांटम रेडिएशन थ्योरी को स्टडी किया गया और फिर जाकर आइंस्टीन ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि देखो भाई जब, और लाइट को आप फोटॉन्स कह रहे हैं, अब आप लाइट को प्लांक क्वांटम रेडिएशन थ्योरी में इसमें जोड़ देता हूं कि ईएमआर एक लाइट है, वो फोटॉन्स की फॉर्म में आती है, एचबी की फॉर्म में आती है। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी फोटॉन्स की एनर्जी है, जो फोटॉन्स का अट्रैक्शन है या फोटॉन्स की एनर्जी है, जो आपके मेटल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन न्यूक्लियर फोर्स है, जो भी आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, उससे ज़्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स आपका निकल पाएगा। ठीक है, तो फाइनली उन्होंने कहा, आइंस्टीन ने बताया कि जितनी ज़्यादा एनर्जी के फोटॉन्स, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी के फोटॉन्स आपके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं, उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आपकी रिमूव्ड होती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें कनेक्टेड है कि जितनी ज़्यादा आप फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को देंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही इंटेंसिटी से, उतनी ही ताकत से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। फाइनली ये सारी बातें हो चुकी हैं। न्यूमेरिकल सेक्शन है, न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके ऊपर। अब मैं इसे ढंग से बता देता हूँ कि हम क्या सीख रहे हैं और कैसे कैसे हमें इसे एक्सप्लेन करना है। मैंने अभी आपको ये बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, कि आपने किसी मेटल की सरफेस पे एचबी लाइट का रेडिएशन कराया, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन जाकर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। लेकिन ये वरदान सारे इलेक्ट्रॉन्स को, सारे एलिमेंट्स को तो नहीं मिला, केवल उनको मिला जिनका आईपी बहुत छोटा होता है। जितना आईपी छोटा होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये डाटा किसको मिला? पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम को मिला हुआ है। उनका आईपी बहुत छोटा होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक नई चीज आई कि अब न्यूमेरिकली इसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो चीज थोड़ा समझ लेते हैं, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ और समझिएगा। ये थोड़ा समझने का चीज है कि ये एक मेटल की सरफेस है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन है
ओके, ये मान लीजिएगा ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये थोड़ा आपको ठीक लगेगा। आपने मेटल की सरफेस पे एक रेडिएशन कराया लाइट का। अब हमारी ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो लाइट का रेडिएशन होता है वो Hb की फॉर्म में होता है। ये बात तो हो चुकी है कि भाई फोटो क्वांटम रेडिएशन थ्योरी मैंने कोरिलेटेड कर दी है कि जो लाइट का रेडिएशन होता है वो फोटॉन्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। और मेटल की सरफेस से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, ओके। फाइनली हम इस चीज को लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बराबर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो रही मेरी बात? मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर होंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा सर? अरे सर, ये गलत इसलिए होगा कि Hb की फॉर्म में फोटॉन्स तो आए, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को लेकर निकल गए, लेकिन इस एटम में से जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी तो आपको कुछ वर्क करना पड़ा होगा, कुछ खर्चा करना पड़ा होगा ना। इस इलेक्ट्रॉन्स को उसकी शेल से बाहर निकालने के लिए आपको कुछ तो एनर्जी खर्च करनी पड़ी होगी, कुछ तो वर्क करना पड़ा होगा। हाँ, तो अब मेरा एग्जैक्टली रिलेशन होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन। एक वर्क करना पड़ा होगा और इसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। ओके, क्लियर हो रही है मेरी बात? यहां से मेरा एक न्यूमेरिकल छोटा सा तैयार हो सकता है। कैसे हो सकता है कि देखिए, अगर आपसे कोई कह देता कि भाई रेडिएशन की फोटॉन्स की एनर्जी इतनी है, Hb आपको दे रहे हैं, H और Vb, यू नो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इतनी है, तो कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। तो वर्क फंक्शन आपका हो जाता Hb माइनस के काइनेटिक एनर्जी, ओके, Hb माइनस काइनेटिक एनर्जी। आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती थी तो Hb माइनस वर्क फंक्शन कर देते हैं, ठीक है। आपका जो वर्क फंक्शन होता है W नॉट, वो होता है आपका Hb नॉट के बराबर। दिस इज द वर्क फंक्शन, दिस इज द वर्क फंक्शन, दिस इज द थ्रेशोल्ड, बता चुका हूं पहले ही, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फाइनली मैं इसे और अच्छा मॉडिफाई कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसे और अच्छा कर रहा हूं। अब आप देखिएगा, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं कि Hb इक्वल्स टू, इसको मैं यहां लिख देता हूं, Hb इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस के वर्क फंक्शन, Hb इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस के Hb नॉट। फाइनली मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Hb माइनस के Hb नॉट। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, एक आ गया H कॉमन है तो V माइनस V नॉट, एक ये रिलेशन भी है हमारा काइनेटिक एनर्जी का। और यहां से भी न्यूमेरिकल मेरा तैयार है। मेरा एक न्यूमेरिकल यहां से तैयार है, एक न्यूमेरिकल मेरा यहां पे तैयार है कि आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, प्लांक कांस्टेंट का डाटा आपको लगाना है, वर्क फंक्शन आ जाएगा। आपको एक न्यूमेरिकल यहां दे रखा है, आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी दे रखी है रेडिएशन की, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने वाली है ना, मिनिमम एनर्जी, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है नॉर्मल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। आप इसे और थोड़ा सुंदर कर सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर होता है आपका, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो Hv माइनस V नॉट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने देखा ना V इक्वल्स टू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। हमने प्रीवियस वीडियो में रिलेशंस आपको बताए थे, V इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा, तो V नॉट क्या हो जाएगा, C अपॉन लैम्डा नॉट। ओके, इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है ना। वेयर C, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं H C अपॉन लैम्डा माइनस C अपॉन लैम्डा नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू C, फिर कॉमन आ गया, SC इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा अपॉन 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। ये भी एक रिलेशन हमारा बन जाया करता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू SC 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। मैं फिर क्लियर कर दूं, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द Planck constant, this is the velocity of light c, where lambda, you know, this is the wavelength, traveling wavelength रेडिएशन की, और ये है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ। ये कौन सी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक है। तो सब कुछ आपका लगभग क्लियर कर दिया गया है।
वी डब्ल्यू क्या था वर्क फंक्शन, वी नॉट क्या था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वी क्या है आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एच की चर्चा कर लेते हैं। एच होता है आपका प्लांक कांस्टेंट, एच आपका होता है प्लांक कांस्टेंट। एच की वैल्यू आपकी हुआ करती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, है ना, ये वैल्यू आप लगा सकते हैं। और सी की वैल्यू फिर आप लगाएंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप एच की वैल्यू एमके सिस्टम में लगाकर सीजीएस सिस्टम में लगाते हैं तो एच की वैल्यू हो जाती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड में। अर्ग में अगर वैल्यू लगानी है तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 लगा दीजिएगा, लेकिन मोस्टली हम जूल सेकंड में लगाते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये वैल्यू आपको दी जाएगी। अभी अब एक न्यूमेरिकल्स डिजाइन करेंगे, पहले आप सबको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फिर चीजों को समझते हैं। ओके, तो फाइनली हम सारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया जाएगा, लेकिन मैं पहले सारे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिलेशंस लिख देता हूँ। मैं एक तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स अभी वैसे ही डिजाइन करता हूँ, न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन आपके वो न्यूमेरिकल्स बचेंगे नहीं, ठीक है। हमने एक रिलेशन निकाला, पहले मैं साइड से लिख देता हूँ। हमने एक रिलेशन निकाला था कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो आपकी हुआ करती है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एनर्जी ऑफ फोटोन्स जो हुआ करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये करेक्शन किया हमने कि नहीं सर, वो तो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन के बराबर होता है। ये चीज हमने सीखी थी। ये वर्क फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने वाला कुछ वर्क है ना, कुछ फ्रीक्वेंसी अलग से रिक्वायर्ड करनी पड़ी, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल हो सकता है कि अगर मैं आपको एनर्जी ऑफ फोटोन्स दे दूं, क्लियर हो रहा है, या रेडिएशन दे दूं, लाइट का रेडिएशन दे दूं, तो आप काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने इसी में थोड़ा सा करेक्शन किया था कि भाई वर्क फंक्शन हमारा हुआ करता है एच वी नॉट के बराबर, ठीक है, वेयर एच यू नो दिस इज द प्लांक कांस्टेंट एंड दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये आपकी। मैंने इसको और लिखा था थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच बी माइनस एच बी नॉट, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी हमारा हो गया था एच वी माइनस वी नॉट। तो यहां से भी हम एक रिलेशन तैयार कर रहे हैं, यहां से भी हमारे एनसीईआरटी में 2 से 3 न्यूमेरिकल है ना, मैं भी करा दूंगा इसके ऊपर, है ना। फिर हमने एक चीज और निकाली थी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच अपॉन, है ना, 1 अपॉन लेमडा सी माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, और मैंने लिखा भी दिया था कि ये कैसे आया रिलेशन आपका। तो ये लगभग हमारे कुछ फॉर्मूले निकल कर आए थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। चलिए, मान लीजिएगा आपके पास एक मेटल है पोटेशियम, मान लीजिएगा पोटेशियम मेटल है। पोटेशियम मेटल पर लाइट का जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, लाइट के पोटेशियम की जो फ्रीक्वेंसी है, मान लो जो भी कुछ है 3 हर्ट्ज है, जो भी है, अब मान लीजिएगा 3 हर्ट्ज है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल बता रहा हूं कि मान लो 3 हर्ट्ज है, ओके, मान लो 3 हर्ट्ज है, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी 2 हर्ट्ज है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी पोटेशियम मेटल की 2 हर्ट्ज है, ठीक है। तो आपसे कहता है भाई कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर, मैं बताता हूं क्या होगी। फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, प्लांक कांस्टेंट आपको दिया जाएगा। तो मेरे पास रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच वी माइनस वी नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी आ गई एच 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, क्योंकि जूल पर सेकंड में चाहिए, क्योंकि हर्ट्ज को मैं लिख सकता हूं 1 सेकंड इनवर्स, मैंने पहले भी बताया आपको। तो फाइनली 3 माइनस 2, ठीक है। इस तरीके से मैं अपना क्वेश्चन कर सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी मेरी आ जाएगी। क्वेश्चन और बदला जा सकता था कि कैसे, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बता दूं आपको, यहाँ पे इस पोटेशियम मेटल की काइनेटिक एनर्जी बता दूं, लाइट की फ्रीक्वेंसी बता दूं, तो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं, क्लियर, आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाइएगा कि आपको अगर मैं इसकी वेवलेंथ बता दूं, इसकी मेटल की वेवलेंथ बता दूं, तो आप लाइट की वेवलेंथ पता कर सकते हैं, या अगर आपको लाइट की वेवलेंथ बता दूं तो आप मेटल की पता कर सकते हैं, या उसके साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं। अलग से वर्क फंक्शन चाहिए तो आप ये भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातें लगभग हो चुकी हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से सेक्शन आएगा एक, लेकिन आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी के तो नहीं बचेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ नहीं बचेंगे, इन्हीं के ऊपर है सब कुछ, आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू। अगर ये अच्छा लगा है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा।
ओके।